Okay, so we are live and we're just gonna wait for a few viewers to join us and then we'll begin. Sure. कैसी हैं आप मैम वैसे? मैं ठीक हूँ. सॉरी, पिछली दफा का थोड़ा सा इशू आ नहीं गया नहीं, था. it's no problem. We are all very excited to have you with us again and काफी मतलब last time हमें काफी अच्छा response मिला था इस topic पे, so really looking forward to the continuation of the lecture. जी जी, थैंक यू. मैंने खुद भी ऑफर किया था आपको. मैंने कहा कि आप ना वी कैन हैव अनदर एक्सटेंडेड सेशन एज वेल. Exactly. पूछना चाहते हैं कोई पेरेंट्स या कुछ इस तरह, तो हम फर्दर उनको फैसिलिटेट कर देते हैं. Definitely, definitely. So, okay, I'm getting a few viewers. Assalamu alaikum everyone. If you could please mention in the comments that the audio and video is clear so that we may begin. Thank you. So, okay, I'm getting thumbs up and views. Okay, I think we can begin. Okay. Assalamu alaikum everyone. This is Rida Zainab from Creative Kinder House, and joining me here is a very special guest. I don't think she needs any introduction, but still, I'll give one. Dr. Uzma Masroor is here with us again. She is the Associate Professor and Chair Department of Humanities, Education and Psychology at Air University Islamabad. She's also the former pioneer head of Department of Professional Psychology at Peria University Islamabad. And Ma'am Uzma has an experience of over 2 decades in like different domains of psychotherapy. So today we have her here again to sort of have a continuation of our previous session that was about NLP, neuralistic programming and hypnosis. And I'm very excited to have her here. Assalamu alaikum, ma'am. Welcome again. Walaikum salam. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for joining us. So last time when we started, of course, we started a bit with your background, but I think this time we can like directly go into the topic of NLP and hypnosis. And with children, right? With children, definitely with children. अच्छा, ठीक है. अच्छा जी, नाउ जस्ट रिकलेक्शन, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फ्रॉम आवर लास्ट सेशन. एज आई रिमेम्बर, इट वाज अबाउट हैंडलिंग डिफरेंट बिहेवियरल इश्यूज इन चिल्ड्रन. अब जैसा कि विद दिस रिसेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे सोसाइटल और सोशोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आ चुके हुए हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस आ चुके हैं. सो हमारे जो फैमिली सेटअप्स हैं वो पहले जैसे नहीं रहे. लाइक there are lot of differences now we can observe. For example, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि हम बैठ सकें बच्चों के साथ या फिर जैसे उनके साथ कोई बात कर सकें. और अगर ये सारा कुछ हो भी जाए, आप ये सब कुछ अवेलेबल कर भी लें, इवन देन हमारे बच्चे जो हैं वो किसी हद तक, जो कि बाहर की वर्ल्ड से भी वो इन टच हैं, वो स्कूल जाते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ बच्चे आते हैं. तो मुख्तलिफ जो है कहना चाहिए इन्वायरमेंट्स वहां पे उनको मिलती हैं. तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत हद तक, अगर मैं कहूँ ना कि डिस्कनेक्ट हैं हमारे साथ या डिस्टेंट हैं, तो ये वर्ड जरा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. हम ये तो खैर बहुत ही उसमें नहीं कह रही मैं कि डिस्कनेक्ट ही होता है, लेकिन कभी जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये इश्यूज फेस कर रहे होते हैं जिसको हम कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं. बिल्कुल, हम एक्सेप्ट भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते एक्चुअली. हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें पता चले और कोई सही मायनों में हमें गाइड करे तो हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे. मुझे मुझे ये लगता है कि शायद हमें मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स मिलते हैं. कोई गलत बताता है, कोई सही बताता है, कोई अपने तजुर्बे बताना शुरू कर देता है, तो हम उसको फिर अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं. तो मकसद आपके फोरम को यूज करने का ये है कि जो मेरा नॉलेज है, मैं ये नहीं कहती बहुत एक्यूरेट होगा, लेकिन शायद ये कि कहते हैं ना कि थोड़ी इंफॉर्मेशन, चूंकि मैं बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ डील कर रही हूँ, तो शायद रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मैं पहुंचा सकती हूँ. डेफिनेटली. तो बात ये हो रही थी कि ये सारे इस सिनेरियो को नजर में रखते हुए कि हमारा बच्चों के साथ, लेट्स सपोज हम इसको नाम देते हैं कि कम्युनिकेशन गैप आ गया. कम्युनिकेशन गैप को हम ऐसे, चले मैं आप एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि बच्चों की क्या नीड्स हैं, लेकिन हम उन्हें बता नहीं पा रहे होते कि वो कैसे एडजस्ट करें, या बच्चों की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हमें नहीं बता पा रहे होते. कभी हम समझ नहीं रहे होते और कभी वो बता नहीं पा रहे होते. तो आमतौर पे हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका बन गया है वो एग्रेशन बन गया है.
कहते हैं ना कि आइसोलेशन बन गया है। अब बच्चा जो है जब उसको ये समझ आ जाती है कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा, तो या तो वो आइसोलेट हो जाता है, या वो ओवरली एग्रेसिव हो जाता है, या फिर वो जी कुछ कुछ इस तरह के बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन करके देता है आपको कि आप लामहला आपको टर्न करना ही पड़ता है बच्चे की तरफ कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है ना उनकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन गैप ज्यादा होता जाता है, वैसे वैसे आप महसूस करते हैं कि वैरायटी ऑफ डिस्टर्ब बिहेवियर्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। एनएलपी और हिप्नोसिस जो है ये दो ऐसी माइंड टेक्नोलॉजीज हैं जो लेटेस्ट अभी पीछे 15-20 साल में, और हिप्नोसिस तो बहुत पुरानी है, जी लेकिन एनएलपी रिलेटिवली न्यू है। ये बेसिकली जो टेक्निक्स है ये माइंड साइंसेस की टेक्निक्स आई। इसमें इन्होंने एक, जैसे होता है ना किसी चीज का बहुत ही कहते हैं ना कि क्विक फिक्स जैसे होता है किसी चीज का, तो क्विक फिक्सिंग बेसिकली आपको सिखाता है, आपको थोड़ा ये टूल देता है कि अगर आपने लेट सपोज अपनी कोई इमोशनल स्टेट चेंज करनी है या किसी को कोई बात समझानी है, तो आप कुछ ऐसे अपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल्स यूज कर लें, अपने अपने कॉन्वर्सेशन को थोड़ा डिफरेंट कर लें या अपनी बॉडी लैंग्वेज को डिफरेंट कर लें कि दूसरे के ऊपर जरा बेहतर असर हो सके और वो जरा मतलब आपकी बात कम से कम समझ सके। तो हम्म अब वैसे तो बेसिकली तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये यूज करते होते हैं कि जी अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप एनएलपी यूज कर लें। अगर आपके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं आप कर सकते, लोगों से नहीं मिल सकते, तो आप ये करें कि अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस दें, यानी कि हिप्नोसिस यूज करें। लेकिन अब जैसे इन्हीं दो चीजों को अलोंग विद द ट्रेडिशनल काउंसलिंग स्किल्स जब मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में भी यूज किया, फिर मैंने कुछ लोगों को फर्दर ट्रेन भी किया, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस में इसको यूज किया, तो वी फाउंड इट वेरी इफेक्टिव कि अगर हम कुछ ऐसे टूल्स यूज कर सकें बच्चों के साथ, और इसमें आपका थेरेपिस्ट होना जरूरी नहीं है, इसमें आपका साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी नहीं है, इसमें हम्म आप एज अ पेरेंट भी, एज सिबलिंग भी, आप बच्चों को भी बच्चों को डील करना बता सकते हैं, यानी कि बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे वो डील करेंगे। जस्ट रीडिफाइनिंग इन टेक्निक्स में हम, हमारे पास जब बच्चे बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, जो क्लिनिकल सेटिंग में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज्यादातर बिहेवियर टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल बिहेवियर लॉग्स बना रहे होते हैं, रीइंफोर्समेंट स्केजुअल्स बना के दे रहे होते हैं, उसमें कहीं पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो कहीं पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो थोड़ा टेक्निकल काम हो जाता है। जी अब मैं जी अब वो उधर टेक्निकल हो जाते हैं, उसको उसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी माइंड टेक्निक्स भी यूज कर लें। अब माइंड टेक्निक्स का मतलब जो होगा यहाँ पर, मैं आपको एनएलपी और हिप्नोसिस को कंबाइन करके अगर मैं बताऊं, तो मैं कहूंगी कि आपकी वर्बल और आपकी नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है दूसरों को या बच्चों को आपकी बात मानने पे। देखिए अगर बिहेवियर प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे में, तो हमें ज्यादा से ज्यादा, एक बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है और वो एक जगह पे नहीं बैठ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि जी आप उस पर शाउट करें और उसको कहें बैठ जाओ। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसको धमकी दे दें, हम उसको कहेंगे तो तुम नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, तुम्हें मैं पनिश करूंगी, तुम्हें मैं ये चीज नहीं लेके दूंगी। और तीसरी ऑप्शन ये कि उठें और एक आध लगा दें। अब ये दो तीन ऑप्शन है ना हमारे हाँ पास। जी अच्छा अब हमारे लिए एक और ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इसलिए आपने जिक्र नहीं किया कि पता नहीं आपने उसको देखा है कि नहीं, और उसको हम अपनी जुबान में अपने जमाने में कहते थे कि पेरेंट्स का आंखें निकालना। अब तो आप आंखें निकालें तो वो आपको आई कांटेक्ट देंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात कर रही है मैम अब वो बिल्कुल आपकी आंखों में देखना पसंद करेंगे तो आप आंखें निकालेंगे। तो जी बच्चे को वो सिर्फ हम पे बच्चे को चलता था हमारे जमाने में हाँ, हमारे जमाने में बच्चों को ये समझ आ जाता है कि अब आंखें निकलने वाली हैं, तो वो आंखों की तरफ देखता ही नहीं। देखते ही तो नहीं अब है सही कुछ बात कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए वक्त के साथ साथ ना उतनी इफेक्टिव ही नहीं रही। जी तो अब आ जाते हैं इस तरफ। तो मैंने आपको तीन चीजें कही, एक या तो हम बच्चे को डांट दें और मना करें कि वो बैठ जाए, ये होता है, जी लेट्स ये एक वर्बल हैंडलिंग होगी ना कि बैठ जाओ। अब हम्म वर्बल हैंडलिंग जो है, यानी हम बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसको कोई कमांड दे सकते हैं। तो एनएलपी में हमारे पास एक रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन होती है कि आप, वर्बल का मतलब यह है कि उसको जुबान से मुंह से आपको क्या कहना है, एक, दूसरा बगैर कुछ कहे क्या कहना है, यानी कि हम आंखें निकालने वाले कॉन्सेप्ट को देखें तो वो एक तरह से नॉन वर्बल नॉन कॉन्सेप्ट वर्बल हो गया ठीक है जिसमें आप अपने बॉडी पोस्चर और अपने जेस्चर्स को या अपने एक्शंस को बगैर कुछ कहे ऐसे मॉडिफाई करें कि बच्चा आपकी बात मान ले या कम से कम आपकी बात सुन ही ले।
मान लेगा बाद में, लेकिन अभी सुन ले। टेंशन पे कर दे, ठीक है। हाँ, टेंशन तो पे कर दे। और तीसरी चीज ये होती है जिसको हम कहेंगे बिहेवियरल, कि आप क्या ऐसी चीज करके दिखाएं, बाकायदा उसको मॉडल करें। तो हम्म। प्रैक्टिकली क्या चीज ऐसी करें कि बच्चा जो है वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। तो एनएलपी और हिप्नोसिस में ये तीनों डायमेंशंस, आज मैं थोड़ा सा इसको देख भी रही थी आपसे बात करने के लिए, कि जी। मैं जितना इजी इसको कर सकूं फ्रॉम दिस फोरम, क्योंकि मैंने ये लिंक अपने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया है जो वक्तन थैंक फवक्तन यू मेरे मैम। से बच्चों का पूछते रहते हैं, या जो मैं पहले कभी कभी कर चुकी हूँ हैंडल, तो फिर उनको ये होगा कि चलें जी, शायद मैम कोई नई बात बता दें इस तरह से। तो एनीवेज, अगेन बार बार एनएलपी और हिप्नोसिस की तरफ आ जाते हैं, तो मैं एक दफा डेफिनेशन दे के फिर मैं टिप्स पे आना शुरू हो जाती हूँ। जी मैम। देखिए, एनएलपी ना, जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया कि अगर पिछला सेशन किसी ने देखा नहीं है, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये होती है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है अपने बच्चों के साथ, उसको ऐसा इनहेंस कर लें, वर्बली और नॉन वर्बली, कि वो बच्चा जो है उसके एक तरह से एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाए और उसके लिए इजी हो जाए समझना। हम्म। और इसी तरह हिप्नोसिस क्या होता है, हिप्नोसिस के अपने सर्टेन रूल्स हैं। पिछली दफा व्हेन द सेशन वाज अबाउट टू एंड, तो मैं हिप्नोसिस पे आ गई, और फिर मुझे लगा कि जैसे एक और सेशन की जरूरत है, कि हिप्नोसिस के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, और वो होती हैं सजेशन बेस्ड, यानी कि वो ज्यादातर वर्बल होती हैं और कॉन्वर्सेशनल होती हैं। हिप्नोसिस में लेटली अब नया कॉन्सेप्ट भी आया है कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का। उसमें ये होता है कि आपको ना, इट इज नॉट नेसेसरली इम्पोर्टेंट टू close your eyes to go into hypnosis, rather you हम्म। can go into hypnosis with your eyes open as well। तो उसका जो रूल है वो ये है कि आप बच्चे की अटेंशन, आप इंडिविजुअल की अटेंशन किसी एक चीज के ऊपर फोकस करा दें अगर, और उसके कॉन्शियस माइंड को किसी एक चीज के ऊपर डायरेक्ट कर दें और फोकस्ड कर दें और मजबूर कर दें कि उसने वहां से अपनी अटेंशन को नहीं हटाना, नहीं हटाना तो वो। तो लाइकलीहुड है कि जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है वो फिर आपके सजेशन को ले लेगा, क्योंकि उसका जो गार्ड है जो बैठा हुआ है गेट के ऊपर, जिसने उस इंस्ट्रक्शन को फिल्टर करना है, वो वहां से उसको आप डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपने कहीं पर कोई चोरी करने के लिए जाना है, तो आप गार्ड को कह दें कि जरा मुझे यहाँ से पानी का गिलास ला दो, तो वो बेचारा आप पे ट्रस्ट करके चला जाएगा और आप अंदर घुस जाए डायरेक्ट। तो आप कॉन्शियस माइंड को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हिप्नोसिस ये बताती है। तो ब्रीफली ये बता दिया। मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा भी बता सकती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टिप्स के ऊपर। हम ऐसा ऐसा करेंगे कि दो डिफरेंट डोमेन्स में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। पहली में हम कर लेते हैं कि वर्बल, यानी कि कॉन्वर्सेशनल क्या ऐसे टिप्स हो सकते हैं, यानी कि जब हमने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि उसका बिहेवियर इस वक्त अनडिजायरेबल है या अनएक्सेप्टेबल है या प्रॉब्लमेटिक है, तो हमारे पास वो क्या वर्बल तरीके होंगे कि हम उन्हें कुछ कहें और वो मान भी जाएं। क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को होता है ना, आपने देखा होगा, वो कहते रहो, ये बात सुनता ही नहीं है, मैंने 100 दफा कहा है, मैंने 50 दफा कहा है। जी। अच्छा, वो जो कहना है ना, उसका अपना एक पैटर्न है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर उस पैटर्न से कहेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि बच्चा बात सुन ले। बात मान लो। ठीक है ठीक मैम। है, पहली। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये मैंने बस कंफर्म करना था, अभी जो आप बात करी है वर्बल डोमेन की, जो आप टिप्स देने लगी हैं, वो आप टेक्निक बताएंगी एनएलपी की, राइट? क्योंकि दो, हिप्नोसिस सजेशंस होता है। हाँ ठीक है, दोनों की हैं, क्योंकि दोनों में अच्छा, वर्बल भी कंबाइंड है। ठीक है। दोनों में ठीक है। वर्बल भी हैं, दोनों में नॉन वर्बल भी हैं। ठीक है। अब जो ठीक है। इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक वर्बल इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगी, तो वो एनएलपी में भी यूज होती हैं, वो हिप्नोसिस में भी यूज होती हैं, हम्म। और मैं एंड में आपको कंक्लूड कर दूंगी कि किस तरह से ये दोनों से रिलेटेड है। लेकिन अभी आप सिर्फ अगर इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करेंगे, अब नो मैटर कि वो ये वाली टेक्निक है या वो टेक्निक है, पेरेंट्स को तो ज्यादा एक रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। एग्जैक्टली। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि आप का जो वर्बल, यानी कि बात करेंगे, तो उसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। मैंने पिछली दफा भी एक बात कही थी कि देयर आर सर्टेन लैंग्वेज पैटर्न्स जिसको हम यूज करना चाहिए हमें। मसलन अगर हम कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो बच्चे के लिए, बच्चे की एज के हिसाब से अनक्लियर होगी,
या उसको समझने में मुश्किल आएगी, या वो आपकी तरफ से एक डेरिवेटिव, फॉर एग्जाम्पल हम एक रूटीन में कहते हैं कि इंसान बन जाओ। अब वो जो इंसान की इंटरप्रिटेशन है ना बच्चे के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसका डिफरेंट हो। उसका उसका मतलब ये है कि वो जो मैं मुर्गा बना हुआ होता है ना, उसके बजाय मैं सीधा होके बैठ जाऊंगा तो मैं इंसान बन जाऊंगा। इंसान बने। सही बात है अब वो जो, बिल्कुल। तो आप आपकी जो अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स को जब वो बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट उसमें कह रहे होते हैं कि जो हम्म। तुम जो है तो सिंपल लैंग्वेज अगर आप यूज करेंगे ना जिसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। एक तो ये चीज होती है कि अगर आपने एक बच्चे से कहना है बैठ जाओ, तो आप उसके साथ अगर कुर्सी रखी हुई है तो आपके कुर्सी पे बैठ जाओ। अगर वो बेड पे छलांगे मार रहा है तो आप स्पेसिफिक हो जाए, थोड़ा सा सिंपल अपने इंस्ट्रक्शन को पहले सिंपल कर दें कि आप कुर्सी पे आप बेड पे बैठ जाओ, आप नीचे उतर जाओ, ठीक है ना, ये कर लें। तो मतलब मुश्किल बात करने से पहले ये आपका। दूसरी बात जो होती है लैंग्वेज पैटर्न में, जैसे मैंने आपसे कहा ना सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। जी मैम। तो, वो ये कहता है, पैटर्न ये होता है कि आपने ऐसे वर्ड सेलेक्ट करने हैं तो बच्चे की अगेन एज और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो वर्ड्स जो हैं वो उसको समझ भी आ सकें, जैसे कि मैंने अभी बताया। आपकी जो वॉइस है या आपकी जो टोन है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमारा हमारा बेसिकली माइंड इस तरह का बना हुआ होता है ऑलरेडी और नेचुरली कि आप किसी भी सिचुएशन से दो मतलब निकाल सकते हैं, निकालते होते हैं। आमतौर पे कहते हैं ना कि देखें, अगर आप बच्चों को कोई मूवी दिखाएंगे, हर बच्चा उसमें से डिफरेंट मैसेज निकालेगा। डिफरेंट। अगर आप ब्रॉडली देख लें तो नेगेटिव मैसेज भी वो निकाल सकता है, उसमें से किसी नेगेटिव कैरेक्टर को पकड़ के और एक नया लेसन सीख सकता है कि ये चीजें ऐसी हैं जो कि इफेक्ट कर सकती हैं। और इसमें ना और जो एक और बच्चा है वो किसी और सॉफ्ट कैरेक्टर पे जो शायद एक या दो दफा आएगा उसमें, लेकिन उससे मैसेज निकाल लेता है। तो हमारा माइंड ब्रॉडली या पॉजिटिव को देख रहा होता है या नेगेटिव को देख रहा नहीं। होता है, तो वो जो मतलब निकालने का बोली वाली जो नेचर है वो मतलब एक तरह से आपके थॉट पैटर्न को डिपिक्ट करती है कि आप उसमें से पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो हमारी जो लैंग्वेज है ना जो हम यूज करते हैं, आप ऐसी डुअल स्टेटमेंट ना दें जो बच्चे को या इधर की या उधर की हो। अमूमन ये होता है ना कि हम दे देते हैं, हम ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं बच्चों को। मैं थोड़ा सा ना, जो मेरे माइंड में स्ट्रक्चर बन रहा था वो ये था कि मैं थोड़ा सा अगर पॉपुलेशन को टारगेट करूं, मैं आपसे ये हम्म। कहूं कि एक बच्चा है लेट सपोज 8 साल और या फिर उससे छोटा है, इसको मैं ठीक है। कैटेगरी 1 कह रही हूँ, कह देती हूँ आसानी के लिए। कैटेगरी 2 में कह देती हूँ जो 8 ईयर से लेके 13-14 ईयर्स तक का है। और कैटेगरी 3 में कर देती हूँ कि जो टीन एज है और वो बड़ा बच्चा है। तो मैं ठीक है। कैटेगरी 1, 2 और 3 को जरा सेपरेटली एड्रेस कर लेती हूँ ताकि चीजें जो हैं वो पेरेंट्स को आसानी से समझ आए, क्योंकि पेरेंट्स आमतौर पे बच्चों की इसी तरह डिफरेंट रेंज को डील कर रहे होते हैं ना। जी। तो अब जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो आप सिंपल स्टेटमेंट तो आप यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको डुअल मैसेजिंग की बात की, तो आप जब बच्चे से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा मैसेज अगर बच्चे को जाए कि वो या ये मतलब ले ले या वो मतलब ले ले, तो उसके लिए वो भी मुश्किल हो सकता है। तो टू बी वेरी स्ट्रेट एंड पॉजिटिव, कोई भी चीज जो है उसको पॉजिटिवली स्टेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर टॉकिंग टू योर चाइल्ड, ठीक है। मसलन अगर आप ये कहें कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, उसने कोई चीज उठाई भी है और वो मेज पे मार रहा है या बहुत ज्यादा भाग रहा है, तो इंस्टेड अगर आप कहें ना ये चीज नहीं मारो, शोर नहीं करो, हम्म। भागना बंद भागो नहीं, उसकी बजाय आप उसका ऑपोजिट स्टेट कर दें उसके साथ। आप उससे कहें कि ये साइड पे रख दो, जिससे वो मार रहा है आप कहें ये साइड पे रख दो, ये डिसाइड ठीक कर है, दो, ठीक है। ठीक है। या उससे वो चीज ले लें। या फिर अगर कोई बड़ा बच्चा है और जो मतलब लेट सपोज अगर कोई और बच्चा है वो भाग रहा है, तो इंस्टेड कि आप भागना बंद करो एक जगह, फिर आप उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दें, उससे कहें कि आप एक जगह बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ या इधर ये काम कर लो। तो कंप्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट दे के और ऑपोजिट स्टेटमेंट आप इसको कह लें या आप कह दें कि पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए। टोन ठीक है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपकी टोन के अंदर तंज होगा तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड का मैंने पहले थोड़ा सा बताया हुआ भी है, वो उसमें से टोन को पिक कर लेगा और आपके वर्ड्स को छोड़ देगा। अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं उसमें आप तंज का एलिमेंट शामिल करते हैं, तो जो जिस बंदे से भी आप बात करेंगे वो तंज उसका दिमाग पहले पकड़ेगा और वर्ड्स को बाद में देखेगा। यू विल नेवर फाइंड अ पर्सन जो कि सिर्फ वर्ड्स पे जाएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज को
मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। आप ये देखेंगे कि बच्चा जो है वो, अगर आप बच्चे को तंज करेंगे ना, तुमने तो बैठना जी। ही नहीं है, तुमने तो पढ़ना ही नहीं है, तुमसे कहाँ होगा, तो आप ये देखें कि वो जो तंज है आपकी टोन के अंदर, आपकी आवाज के अंदर, वो आप जितने मर्जी पॉजिटिव मैसेजेस देने की कोशिश करें, आप अपनी तरफ से ये कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि जी मैं ये बात बच्चे को शर्मिंदा करूंगा ना, वो खुद ही पढ़ना शुरू कर देगा। तुमने कहाँ पढ़ना है, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। अपनी तरफ से तो ये बड़ी अचीवमेंट है पेरेंट की कि जी हमने उसको शर्मिंदा किया, लेकिन आपको ये नहीं अंदाजा हम्म। हुआ कि ये बेसिकली उसी के अगेंस्ट चला गया, क्योंकि ये चीज तो वो इसी तरह ले लेगा कि मैंने कौन सा पढ़ना है। हाँ जी। ठीक है, तो आपकी आपकी जो टोन है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आप तीन चीजें हो गई हैं, आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड हो गई है कि आपकी, दूसरी आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट। और तीसरा आपकी जो चीज है वो दैट टोन इज है। बेसिकली टोन है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये आप डिफरेंट एजेस के हिसाब से, जैसे मैंने कैटेगरी 1, 2 और 3 तीनों का बताया, तो इन तीनों कैटेगरीज में आप उनके लेवल पे जाके ये तीनों चीजों का आप अपने माइंड में ध्यान रख सकते हैं कि आपने क्या करना है। अच्छा, ठीक इसके है। अलावा रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट वाइल वी आर कन्वर्सिंग विद आवर चिल्ड्रन, या वर्बल हैंडलिंग के अंदर एक चीज होती है रेपिटेशन। आप कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट जायल हो जाता है। आपने हम्म। देखा है कि बच्चे जो हैं मोस्टली, मैंने मेरी जो मेरा अंदाजा भी है, और मैंने देखा है कि कहते हैं ना, माओ को तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेते बच्चे, हाँ जी मदर्स कहते बिल्कुल। जितना मर्जी के, क्यों? क्योंकि माएँ इतना चीजों को रिपीट कर चुकी होती हैं कि उनकी नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन है वो उसमें इंपॉर्टेंट बात भी करेंगी तो वो उसको नहीं लेंगे। हम्म। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने बच्चे को, अगर कोई चीज सिखानी है, कोई चीज बतानी है, तो उसको आप नॉर्मल डे रूटीन में बार बार रिपीट ना करें, उसको आप किसी एक टाइम पे रिपीट करें व्हेन यू आर श्योर कि बच्चे की अटेंशन है अभी आपके ऊपर। मैम सही है। मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हम जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जब हम उन्हें कोई स्किल करवा रहे होते हैं, तो हम्म। उसमें थेरेपी में तो यही होता है कि वही स्किल आप बार बार रिपीट करवाए जा रहे हैं, रिपीट करवाए जा रहे हैं, कि इतना आप रिपीट करवाएंगे कि द चाइल्ड आ लाइक पिक्स जाएगा। अप द स्किल। हाँ आ जी। जाए। तो ये डज दिस कॉन्ट्रडिक्ट विद व्हाट यू आर सेइंग? क्योंकि हमने भी ये नोटिस किया अक्सर कि फिर बच्चा सॉर्ट ऑफ बोर हो जाता है, वही एक ही चीज कर करके फिर वो रेजिस्ट करेगा उस स्किल को करने में। तो व्हाट इस सिचुएशन में फिर क्या करते हैं? जी जी, आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंट है हम्म। मेरे सिनेरियो में, कि आप किसी बच्चे को स्किल सिखा रहे हैं तो हम्म। आप उस स्किल की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सो ठीक है। दैट वुड इनहेंस लर्निंग, क्योंकि ये उठा लो, ये उठा लो, इसको हम्म। यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, जी। दैट वुड इनहेंस लर्निंग। इसका इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, बेसिकली आप उसको स्किल डेवलप कर, बिकॉज बिकॉज इट इज अकम्पनीड बाय द एक्शन, राइट? ठीक है। इट जी इज, जी। तो वो उसकी प्रोसीजरल लर्निंग का पार्ट होगा। वो मेमोराइज कर सकेगा चीजों को, वो मेमोरी के लिए अच्छा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स जो आप बच्चे के साथ यूज करते हैं कोई अच्छी बात ठीक बताने के है। लिए या बिहेवियरल हैंडलिंग के लिए। तो पॉजिटिवली, अच्छा रिपीटिशन में ना, अगेन वही बात, अब आपकी बात थोड़ी सी इस तरह से रेलिवेंट है कि हमने एक चीज अगर सिखानी है बच्चे को, जी। तो हम उसको करने के लिए रिपीट उसको करा सकते हैं कि यहाँ बैठ जाओ। हेलो। ओके हेलो, आई थिंक। सॉरी हाँ सॉरी। जी। उसमें यह है कि आप सिखाने के लिए ना, रेपिटेशन से यहाँ पे जो मुराद है, आपको जी थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वो मुराद है जो हम कॉन्वर्सेशन में आमतौर पे ना यूज करते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बात की, मैं वहीं पे हूँ कि आप बच्चे को कोई पॉजिटिव बिहेवियर सिखाने के लिए आमतौर पे वर्बल इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, कमांड देते हैं, जी। बैठ जाओ, ये करो, वो करो। तो उसमें ये उसके रेलेवेंस में मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा रिपीट आप कर देते हैं ना, तो उसकी सिग्निफिकेंस भी लूज हो जाती है, खत्म हो अनटिल जाता है। अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय द एक्शन इटसेल्फ। अगर एक्शन से अगर आप उसे कहते हैं कि वो बैठ जाओ और वो बैठ भी जाता है, देन यू हैव टू अडॉप्ट फर्दर प्रोसीजर्स, लाइक आपने उसको फिर रिइंफोर्स भी करना होगा। वो मैं एक्शंस में आती हूँ, मैंने आपको कहा ना, मैं ठीक है। कॉन्वर्सेशन, नॉन वर्बल और एक्शंस में मैं तीनों जी। में बताती हूँ। अच्छा, तो ये तो थे आप वो उसके लिहाज से। अब ये जो रेपिटेशन है ना, रेपिटेशन में स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव हों, मसलन एक बच्चे को ना, रिवर्स साइकोलॉजी का आपको पता होगा, एक बच्चा बहुत शोर करता है,
आपने क्या करना है कि आप ये कहना शुरू कर दें, हाँ अब तुम शोर नहीं कर रहे हो, या अब तुम अच्छे बच्चे बन गए हो, अब तुम खामोशी से बैठे हो। नहीं का वर्ड नहीं यूज करना। आपने कहना है कि अब आप खामोशी से बैठ रहे हो। देखा, आपने काम शुरू भी कर दिया, देखा हाँ आपने जी। काम खत्म भी कर दिया। ये जब आप बात कह रहे होते हैं, और इसको रिपीट करने से क्या होता है कि वो बच्चा पॉजिटिवली उसको लेने शुरू कर देता है। ये हिप्नोसिस का पार्ट है कि जब आप रिपीटेडली चीजों को कहते हैं, रिपीटेडली आप एक चीज कहते हैं ना किसी को, तो क्या होता है कि वो सजेशन की सूरत में उसके माइंड में प्रिजर्व हो जाता है जाके। ठीक है, सजेशन क्या होता है, पिछली दफा मैंने एक बात कही थी कि आम तौर पे हम शुरू से ही कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स अपने बारे में सुनते हैं कि तुम टाइम बहुत जाया करते हो, तुम तो लेट होते हो, तुमसे तो जल्दी उठा ही नहीं जाता, काम नहीं कर सकते। ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं, ये सजेशंस बन जाती है फ्यूचर में। तो जिस बच्चे को ज्यादा स्टेटमेंट सिमिलर मिलेंगी, वो बच्चा वैसा ही होगा। अगर आप एक बच्चे, इससे तो लिखा ही नहीं जाता, इसने क्या लिखना है, ये तो लिखे, इससे तो पढ़ा नहीं जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता ये लिख ले, सवाल ही पैदा नहीं होता ये पढ़ ले। तो वो जो रिपीटिशन ऑफ दोज नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, वो सजेशंस की सूरत में उसके माइंड में जाके प्रिजर्व हो जाती हैं। हाँ जब वो जी। बड़ा होता है, वो उसके कोर बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। जब वो बड़ा होता है, तो वो कहता है कि फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कर ही नहीं सकूंगा। और जब कोई मुझे कहता है और आप उससे कहते हैं क्यों लगता है आपको, वो कहते हैं पता नहीं क्यों लगता है। पता नहीं क्यों लगता। तो फिर हम थेरेपिस्ट को उसको फिर पीछे लेके जाना पड़ता है, हिप्नोटाइज करना पड़ता है, तो उसको पता चलता है कि मैं तो बचपन में तो मुझे हर कोई कहता होता था तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। यू नो हाउ मच योर स्टेटमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। आपकी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगी ना, मसलन आप आजमा लें, जितने भी पेरेंट्स इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, एक काम शुरू कर दें। आप सिर्फ ये करें कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के जो एक आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, उस बच्चे को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दें। जो बच्चा ज्यादा शोर करता है, तो आप किसी टाइम पे इंटरमिटेंटली, जब वो शोर नहीं कर रहा, तो आप उसे कहें, देखा अब तुम कम, अब तुम अच्छे बच्चे बन रहे हो। 3-4 दफा कहें, आप खुद ही नोट करेंगे कि वो शोर का लेवल नीचे की तरफ को आ गया है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जो उसका इंटरमिटेंट पॉजिटिव बिहेवियर हो, उसको रिइंफोर्स करते हैं, आप ये करें। तो कॉन्वर्सेशन में ये चीज होती है। और फिर आप ये देखें कि हम एक और चीज भी करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना कि हम बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, मदर्स की इसलिए वैल्यू नहीं होती। देखें, अब बच्चा अपना काम करता फिर रहा है। जब बच्चा अपनी बुक उठाने आया, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, तुम लोगों को तो पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं पता, लोगों के बच्चों को देखो कैसे पढ़ रहे हैं। अब क्या है कि वो बेचारा अपनी किताब लेने के लिए आया है, और आपकी ये इतनी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं, वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगी। तो मकसद ये है कि अगर आपने उसको कुछ कहना है, तो जब तक आप यू हैव फुल अटेंशन ऑफ योर चाइल्ड। अगर बैठे में हैं, हमारे बहुत एम्फसाइज हो रहा है जी कि आप डिनर लंच को इकट्ठे करें, इकट्ठे बैठे में। जी। अब बच्चा इज ओनली फोकस्ड ऑन खाना। आजकल तो कोई बच्चा खाने पे फोकस नहीं होता, साथ साथ मोबाइल चल रहे होते हैं, एक साइड पे लैपटॉप होता है, मुंह में बर्गर जा रहा है या नाक में जा रहा है, ये कोई पता नहीं चल रहा होता। तो आप ये उसमें भी हम देखें, सुन रहे होते हैं मैम, साथ साथ हाँ उसमें हाँ भी हम बिल्कुल। मदद की तरह से सुन रहे होते हैं। तो आप जब इस तरह से डाइवर्टेड और हाँ जी। डिवाइडेड अटेंशन में जब आप बात करते हैं ना बच्चे से, तो वो आपकी आधी जाती आधी नहीं जाती। ठीक है, सही बात है। देखिए, प्रॉब्लम्स के लिए ना दो तरह की हैंडलिंग हो सकती है, पेरेंट्स कर सकते हैं। एक को कहें आप इमीडिएट हैंडलिंग, और एक को आप कहें लॉन्ग टर्म हैंडलिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म हैंडलिंग। ठीक इमीडिएट है। का मतलब तो ये है कि बच्चा जोर जोर से कोई चीज फर्श पे मार रहा है, तो आपने इमीडिएट हैंडलिंग कर ली। लेकिन उस बिहेवियर को एनहेंस भी तो आपने करना ही है ना। आप किसी और टाइम पे आप उसे समझाएंगे तो सही ना कि मारना नहीं चाहिए, शोर होता है। तो हैंडलिंग कभी भी इमीडिएट हैंडलिंग का नुकसान ये होगा कि अभी आप इसको कर दें, आप उठ के उससे वो चीज ले लें। अगर आपने उसकी बैकग्राउंड में हैंडलिंग नहीं की, तो फिर तो वो कहीं पर किसी और टाइम पे भी वही काम करेगा ना। बिल्कुल। वो बेहतर होता है कि शॉर्ट टर्म हैंडलिंग जो की जाती है ना, वो आमतौर पे एक्शन ओरिएंटेड होती है, वो आमतौर पे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट ओरिएंटेड होती है। और इसको हम अपनी बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसके अंदर आप ये करते हैं कि जैसे ही कोई बच्चे बच्चा पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन करता है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिल जाता है उसी वक्त। मतलब अगर वो शाउट कर रहा है, तो आप नाराज हो जाएंगे, आप चीखेंगे उसके ऊपर, आप उसको कमरे से निकाल देंगे, तो उसी वक्त एक कॉन्सिक्वेंस मिल जाता है उसको। कॉन्सिक्वेंस मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा करता है, तो आपको लॉन्ग टर्म हैंडलिंग की जरूरत तो है ना, कि आप उसे एक इंसाइट तो दें एज अ पेरेंट, कि ये अच्छी चीज नहीं है जो तुम शाउट करते हो, या तुम बात नहीं सुनते हो, या तुम पढ़ते नहीं हो। इन चीजों के लिए
जब आप बैकग्राउंड में हैंडलिंग कर रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशनल हैंडलिंग में मैं उसको लेके आ रही हूँ। क्योंकि देखें, हमने बच्चे के साथ इंटरेक्ट, कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करने के लिए आप इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे किसी बच्चे। अब देखें, बच्चा आपके पास बैठा, आपने उसके साथ वो सारी बारिश कर दी, वो सारी चीजों की जो वो उसने नेगेटिव की हुई हैं, तो हाँ कैसे जी। कम्युनिकेशन गैप कम होगा? कम्युनिकेशन गैप तो ऐसे कम होगा कि आप जब आपके पास बच्चा बैठ गया है तो 2-3 स्टेप्स में चीजें अपने यहाँ पे रख लें। फॉर एग्जाम्पल, कोशिश ये करें कि उसकी अटेंशन ले लें। पहले अटेंशन लेने के 2-3 तरीके हैं। एक, उसकी पसंद की बात कर लें आप। अभी आपको लग रहा है कि वो किसी से फोन पे बात करके आया है, वो खुश है, तो उसको ले लें। कोई गेम खेल के आया तो उससे उसकी बात पूछ लें। इसको हम ना हिप्नोसिस और एनएलपी में कहते हैं रेपो बिल्डिंग। हाँ जी। आप सबसे पहले रेपो बिल्डिंग करें, सो दैट यू कैन हैव योर अटेंशन, हैव हिज अटेंशन। तो पहला स्टेप तो पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि स्टार्ट फ्रॉम समथिंग पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, आजकल तुम जो है वो तवज्जो कर रहे हो कुछ कोई पढ़ाई में, आजकल लग रहा है मुझे कि कुछ पढ़ने का काम चल पड़ा है। आजकल मुझे लग रहा है कि तुमने ये जो मेरे कहने पे फोन कम कर दिया, आजकल मुझे अंदाजा हो रहा है। अब ये बातें हो सकता है झूठ हो, गलत हो, बट एटलीस्ट बच्चे का डिस्टेंस आपसे कम हो जाएगा। गिल्टी तो होगा ना थोड़ा सा वो, कि आपने। फिर तीसरा स्टेप होता है कि तीसरे में आप अपनी मर्जी की बात उसके साथ करें। आप कहें, हाँ, ऑल्दो कि मुझे पता है कि आजकल ये चीजें आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस चीज को भी बेहतर कर लो तो बेहतर होगा। अब और ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, इसका फिर भी कोई फायदा आपको जिंदगी में मिल जाएगा। हम्म। लेकिन इसके अलावा जो प्रोसेसेस है ना, उनमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मसलन हमारे एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट होते थे लाहौर में। वो हमेशा अपने पेशेंट को एक बात कहते थे, यार अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो है, ये पता नहीं किधर जाएगी, मगर जिधर भी जाएगी जल्दी चली जाएगी। और एक और ट्रेन है जो थोड़ा सा टाइम लेगी, घुमा फिरा लेगी, लंबा रास्ता होगा, मगर जाओगे वहीं जहां जाना चाहते हो। तो जहाँ जाना चाहते तुम कौन सी ट्रेन लोगे? तो उसमें लोगों ने कहा कि हम तो वो ट्रेन लेंगे जो जहां से जैसे भी हो हमारी मर्जी की जगह पे ले जाए, तो हमारा सफर भी अच्छा गुजर जाएगा। कि चलो, हम जा तो उसी जगह रहे हैं ना, हम सब्र और बर्दाश्त लेके जहां हमने जाना है। तो जल्दी के चक्रों में हम क्या कहते हैं, हम जल्दी के चक्रों में हैं कि बस आज मैंने डांटा, आज शाम को बच्चा सीधा नजर आए मुझे। है ना? और हो भी बिल्कुल सकता है सही। वो हो जाए, हो भी सकता है वो सीधा हो भी जाए। मगर एनएलपी और हिप्नोसिस जो है वो आपको मना करती है कि आप अपेरेंटली अगर डांट के, डपट के, बच्चे की चीजों को रोक के, उसको पनिश करके अगर अपनी मर्जी का बिहेवियर करवा भी लेंगे ना, जी। तो वो बैक ऑफ द माइंड में जाके सप्रेस हो जाएगा, और वो एक नेगेटिव प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। या तो वो बच्चा बाद में जाके आप ही के खिलाफ खड़ा हो सकता है, या वो बाहर के लोगों के अगेंस्ट हो सकता है, या वो दुनिया के अगेंस्ट हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इसको जो है वो तरीके से हैंडल कर लें इस चीज को। मतलब हम बड़ी अकम्पलिशमेंट, मैंने बात पेरेंट्स को देखा, समझते हैं, कहते हैं कि हमने तो डांटा, बच्चा तो तीर की तरह सीधा हो। आपको पता है वो तीर की तरह सीधा विधा नहीं होता। जी। वो सप्रेस कर लेता है। बहुत कम होगा, रेयर होगा कि वो चीजों को रियलाइज करके इंसान बन ही गया हो, मगर ये तो शायद 1 लाख में से कोई एक केस शायद हो जाए। मगर आम तौर पे बच्चा चीजों को विद होल्ड कर लेता है। और आपको पता है विद होल्ड करने से क्या होता है? या तो वो टॉक्सिक हो जाती हैं, आपके अंदर रह जाती हैं, वो गुस्सा कहीं अंदर रह जाएगा, वो दुख गम जो भी है वो अंदर रह जाएगा। और सम अदर टाइम जब आप थोड़े से वीक हो जाएंगे ना, या आपसे बच्चा थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा, तो फिर वो निकलेगा बाहर। तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी जो हमें जो टेक्निक्स कॉन्वर्सेशन की मैं बात कर रही हूँ आपसे, कि कॉन्वर्सेशन पे से अब हम आगे चले जाएंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करें, टोन को देख लें, तंजो तंज की जो एक एनवायरनमेंट है उसको निकालें। और अगर कर सकें तो ये करें कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो बोलना भी कम कर दें। ये मैंने पेरेंट्स को देखा है कि बोलना तो आउट ऑफ कंट्रोल है ना, बस मैंने तो यही देखा है। तो मदर्स को कहती हूँ कि यार पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो थोड़ा चुप ही कर जाया करो। क्योंकि आप अगर आप चुप कर गए हो तो आप ऐसी गाड़ी पे चढ़ गए हो कि ये कहीं पहुंच ही जाएगी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, मे बी इट्स लाइक अ बिट ऑफ टॉपिक, लेकिन जिस जी तरह से भी आप बता रही हैं, अगर अभी हम फैमिली डायनेमिक्स की बात करें, शुरू से हमने जी जी ये बात की कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी है आजकल। चले जी जी मदर्स अगर समझ जाए, लेकिन
जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में हम रह रहे हैं तो कई दफा ये भी इशू आ जाता है कि चले मदर को तो आप समझा लेते हैं, लेकिन जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा, इसमें मैं फिर आने लगी हूँ इस पे। फिर मुझे पहले अपना स्टेप 2 और 3 करने दें, आप अपने ठीक है। क्वेश्चन को प्रिजर्व कर लें, मैं वापस आऊंगी। ठीक है अच्छा, मैम। कॉन्वर्सेशन की बात अब हो गई फिलहाल एंड, फिर हम देखते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी ना कि आप नॉन वर्बल क्या यूज करते हैं। नॉन वर्बल में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज है। अगर आपका बच्चा आपके पास आके बैठता है और आप मुंह चढ़ा लेते हैं, गुस्से से उसको देखते हैं, या उधर मुंह कर लेते हैं, या दूर होके बैठ जाते हैं, तो ये एक डिस्टेंसिंग का मैसेज आप उसको सेंड कर रहे हैं। डिस्टेंसिंग से क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप ज्यादा हो जाता है। मसलन अगर आप बैठे हुए हैं, आप लाउंज में बैठे हुए हैं, बच्चा बहुत दूर बैठा है, तो आप कोशिश करेंगे करीब जाके बैठ जाए। जितना फिजिकली बच्चे के क्लोज होंगे उतना कम्युनिकेशन गैप कम होगा। आप कोई भी बात ना करें, आप कुछ दिन के लिए सिर्फ जहां बच्चा बैठा है उसके पास जाके बैठ के अपना काम करना शुरू कर दें, तो आप नोट करेंगे कि वो थोड़ा सा आपकी तरफ मुतवज्जो होने लग जाएगा। तो दूर दूर रहने से आप एक तो फिजिकली दूर ना रहें, दूसरी बात ये कि अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना उनको बहुत कंट्रोल करके रखें। किसी ने मुझे ये पूछा और कहा कि इतनी चीजें जो आप हमें बताती जा रही हैं, आप ये बताइए कि हमें कैसे याद रहेगा कि हमें ये करना है, ये भी करना है, यूं भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि एक दफा, एक ये देखिए, जो इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन की पावर है, ये अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पे दी हुई है। इमेजिनेशन में आप पास्ट में चले जाएं, आप फ्यूचर में चले जाएं, आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं, घूम फिर के सैर करके आ सकते हैं। अगर मैं पेरिस नहीं गई हूँ मगर मैंने 4-6 तस्वीरें देखी हैं, तो मैं इमेजिनेशन में पेरिस जाके वापस आ सकती हूँ। मेरे पास ये पावर है। तो आप अपनी इमेजिनेशन की पावर को यूज करें और इमेजिन करें कि अगर आप बच्चे हो और आपकी जगह पे आपका पेरेंट हो, कैसा फील होगा जो हरकत आप कर रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा ये तो बहुत इजी क्राइटेरियन है किसी चीज को समझने के लिए कि बच्चा आया, भागा भागा, आपको कोई चीज दिखाना, हट जाओ, पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ, मुझे टीवी देखने दो। आपके ऊपर या फॉर एग्जाम्पल क्या गुजरेगी जो आप कभी, तो इसमें कितनी देर लगेगी कि आप अपने माइंड में इस पिक्चर को चला लो कि उसकी जगह मैं होंगी, तो कितना आपका दिल करेगा कि मैं दूर से आया हूँ, मेरी माँ जो है वो टीवी को तोड़ दे, बंद कर दे, जो मर्जी करे, मेरी बात सुन ले एक दफा। इसी तरह होता क्या है कि मदर्स आमतौर पे कहीं से आती हैं, आप देखें छोटे बच्चे हैं वो काफी देर उनके बगैर रह रहे होते हैं, जैसे ही मदर आती है वो लिपटने की कोशिश, हटो हटो परे हटो, गर्मी लग रही है मुझे, जाओ जाओ, मुझे पानी में ला दो, पीछे हटो भाई, मेरे पास नहीं आओ। अब वो बच्चे को जब आप पीछे हटा देते हैं, उसके बाद वो आपके करीब नहीं आएगा फिर। अच्छा ये होता है कि वो जब आता है आपके करीब, आप 5-6 मिनट तकलीफ बर्दाश्त कर लें, उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दें, उसको हक कर लें, प्यार कर लें, जरा समझा दें, वो फौरन साइड पे हो जाएगा, तो उसकी वो जो एक प्यास है वो बुझ जाएगी। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग भी क्रिएट कर देती हैं। अगर बच्चा कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा है, आप आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहे, नॉन वर्बल लैंग्वेज की बात हो रही है ना, आपका बैठने का तरीका, अगर आप बच्चे के साथ बैठे हुए तो आपका पूरा एंगल यूं करके बच्चे की तरफ होना चाहिए। अपने एंगल को उसके साथ अलाइन कर लें, आई टू आई कांटेक्ट देने की कोशिश करें। जब वो बात नहीं कर रहा तो अपनी मर्जी करें, लेकिन जब वो बात कर रहा है तो फिर पूरी तवज्जो आप उसे दें। सिर्फ ये छोटी छोटी 3-4 चीजें करने के बाद आपको कुछ अरसे के बाद ये लगने लगेगा कि फॉर सम रीजन आपका कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम हो रहा है। ये ख्याली बातें नहीं है, ये बिल्कुल, ये 200% प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो बहरहाल ये थी आपकी नॉन वर्बल, जो मैंने आपको बताया कि फेशियल एक्सप्रेशंस पे बहुत कंट्रोल रखें, कि किसी के बच्चे के आने पे आपके एक्सप्रेशन चेंज ना हो, फल्ला अब ये फिर आ गया, मैं तो ड्रामा देख रही थी। होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब बच्चा जी। जो है वो कोई बात बताने के लिए आ रहा, आपने गंदी सी शक्ल बना ली है कि भाई अब ये फिर शुरू होने लगा है, अब ये फिर आ गया मेरे बताने के लिए, आपने सर पकड़ लिया। ये जो नॉन वर्बल होते हैं ना, ये जेस्चर्स आपको बच्चे से दूर करते हैं, कम्युनिकेशन गैप को बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज पे आती हूँ और वो है एक्शन। करना क्या है। नॉन वर्बल भी हो गया, वर्बल भी हो गया, एक्शन का मतलब ये होता है कि आपने सर्टन बिहेवियर के रिएक्शन में आपने क्या किया, दैट वुड इनहेंस और डिक्रीज द बिहेवियर, है ना। जैसे जी। अगर एक बच्चा जो है वो चीख चीख के आपसे कह रहा है कि हटे मुझे टीवी देखने दें, हटे, और आपने रिमोट कंट्रोल फेंका, जाओ जाके देख लो, तंग करते हैं मुझे ये वो, क्या हुआ, आपने उसका ये वाला बिहेवियर इन्फोर्स कर दिया।
आपका एक्शन जो था उसने ये बताया है कि ये बिहेवियर अच्छा होता है कि आपने किसी से लेना है तो उसके सर पे जाके सवार हो जाओ, उसको को दे दो रिमोट, दे दो रिमोट, तो रिमोट मिल जाएगा। तो आपका जो हर एक्शन है वो बिहेवियर को वो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारी चीजें हैं। मसलन अगर आपसे बच्चे कोई किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो डिमांड पूरी नहीं हो सकेगी और आप उसको नहीं कर सकेंगे, तो आप उसे डिले करा सकते हैं। देखिए, डिले टैक्टिक्स बहुत अच्छी होती है। बच्चे का कोई भी बिहेवियर हो, वो कैटेगरी 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, पहली चीज ये होती है रिएक्शन टू दैट बिहेवियर। अब आप ये देखें कि ये एक्शन रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है। रिएक्शन का मतलब ये होगा कि आप फिजिकली किसी चीज पे रिएक्ट कर देते हैं। अगर उसने दरवाजा जरा जोर से खोल दिया तो आपने चीख के कहा कि दरवाजा क्यों जोर से खोल दिया है। अगर कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आपने उसे चिल्ला लिया, आगे से चीख लिया। तो ये जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन है जी। ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है। जब हम हैंडलिंग, इमीडिएट हैंडलिंग की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास दो तीन तरीके हो सकते हैं कि हम कैसा रिएक्शन करें। शदीद प्रॉब्लमेटिक का एक तरीका जो सबसे बेहतरीन होता है वो ये होता है कि अगर आप उस वक्त इग्नोर कर सकें, उस वक्त, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस कि हमेशा इग्नोर ही रखें, मगर उस वक्त अगर आप इग्नोर कर लें तो क्या होगा कि बच्चे को एटलीस्ट उस बात पे उस वक्त अटेंशन नहीं मिलेगी, तो बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें डेंजरस हैं। अगर आप उस एक्शन को अटेम्प्ट कर लें, उसकी तरफ देख लें उसके शोर करने पे और चिल्ला लें, चीख लें, तो ये एक नेगेटिव रिएक्शन भी बिहेवियर को एनहांस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपकी अटेंशन मिल रही है उसको, आपको मिल पता है रही है बच्चे को तो अटेंशन चाहिए। और अगर आप पॉजिटिवली उसको समझाने लग जाएंगे, बेटा ऐसे नहीं करते, या ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो भी अटेंशन है उसके लिए। ठीक है। फिर उसने जब आपसे उसने कोई चीज आपकी अटेंशन लेनी होगी, तो वो कोई गलत काम करके वो अटेंशन ले लेगा। तो सबसे एक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप सबसे पहले अपनी अटेंशन को ना विद होल्ड कर लें, 1 2 3 4 सेकेंड चीजों को इग्नोर करके देख लें। ठीक है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर तो वो एक्शन डेंजरस है और आपको लग रहा है कि बच्चे को चोट लग जाएगी, उसको कुछ हो जाएगा या कोई नुकसान होने वाला है, तो आप दूसरा स्टेप ये करें कि उसकी अटेंशन डाइवर्ट करा दें। क्योंकि डायरेक्ट मना करने से, हिप्नोटिकली अगर आप किसी बच्चे को किसी चीज से मना करेंगे तो वो पॉसिबली है कि वो ही करेगा। आप ये करें कि आप उसको कोई बिल्कुल डिफरेंट बात कह रहे हैं, आप कहें ये देखो, ये देखो, ये क्या इधर आके, ये देखो मेरे हाथ में क्या है, या वो बताओ वो किधर है, वो तुम्हारे हाथ में एक टॉय था वो लेके आओ, वो जरा बताओ किधर है, या वो क्या हुआ था, वो मुझे फोन ला के दो, मेरा फोन किधर है। क्या होगा कि आप उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दें, उसको ये भी ना लगे कि आपने उसके एक्शन पे रिएक्ट किया है, उसको पता लगना चाहिए कि उसका एक्शन आपने इग्नोर करके और अब आप उसकी अटेंशन डाइवर्ट करा रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये शॉर्ट टर्म हैंडलिंग है। ठीक है। आप पॉजिटिवली उसको डाइवर्ट करा दें। अभी अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि नहीं वो कुछ नहीं सुन रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो मुझे अंदाजा है, बिहेवियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट आई वुड से कि 1 स्टेप एट अ टाइम से आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। 10 स्टेप एट अ टाइम से खुद आप कोलैप्स हो जाएंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी, आपको ठीक करना पड़ेगा। सही बात है। तो आप एक वक्त में 4 6 चीजों पे ना जाए, पढ़ने भी लग जाए, बात भी सुनने लग जाए, शोर भी ना करे, ये भी ना करे, वो भी ना, ऐसा बच्चा होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। आपने सबसे पहले उसका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को थोड़ी तवज्जो दें, क्या क्या करना चाहिए, कैसी कॉन्वर्सेशन हो तो वो बात मानेगा, क्या रिएक्शन होना चाहिए मेरा, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इन 2 3 चीजों को देख के फिर आप कोई भी, दुनिया में आज तक अगर कोई चीज परमानेंटली अच्छी हुई है, इवन आप मेडिसिन भी कोई खाएंगे और आपको फौरन आराम आएगा, तो यू वुड लर्न कि दिस इज ओनली टेम्पररी सोल्यूशन जो इसी वक्त आया है। पेन रिलीफ है, पेन रिलीफ तो हो जाता है उस वक्त, मगर डज दैट मीन कि आपका जो उसके पीछे डिजीज है वो भी ठीक हो गई है? इज दैट सो? तो टेम्पररी जो सोल्यूशन होगा ना, वो हमेशा आर्जी होगा। अगर मैं किसी बच्चे को अभी चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वो ये वाला काम ना करे, मैं तो, अगर तुम ये काम नहीं करते ना, मैं तुम्हें अभी जाके मैकडोनल्ड्स खिला दूंगी, हो सकता है कि वो अभी ये वाला काम ना करे, वाकई ना करे। मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रही हैं, मैंने उनसे डिस्कशन करनी है, मेरा बड़ा जरूरी काम है, क्लास लेनी है ऑनलाइन, तो मैं बच्चे को टेम्पररीली कोई बहुत बड़ा री दे दूंगी जो मैच ही नहीं करता उसके एक्शन से। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उसे क्या सिखाया है कि मेरी जो मैंने आधे घंटे की क्लास लेनी है उसके लिए मैं तुम्हें पूरा मैकडोनल्ड्स खिलाऊंगी।
और कल जो मेरी घंटे की क्लास है फिर कहाँ लेके जाएंगे क्या उसको। लेके। तो अब ये कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है ना, आपको एक्शन और रिएक्शंस जो हैं अपने वो कंट्रोल करके रखने पड़ते हैं। तो एनीवेज इसमें भी सिंपल आपके लिए करती हूँ कि आप ये भी 2 to 3 स्टेप प्रोसेस अपना लें। उस वक्त रिएक्शन को आप इग्नोर कर दें। मसलन टेंट्रम है, बड़ा बच्चा भी अगर टेंट्रम थ्रो कर रहा है, एक बच्चा आया है और तो मैं तो काफी फेस कर रही होती हूँ कभी कभी घर पे कि जी दरवाजा ये है वो है, मेरा नेट नहीं कनेक्ट हो रहा, मुझसे पढ़ा नहीं, पूरे घर में एक शोर मचा हुआ है। अब उस वक्त अगर मैं खड़ी हो जाऊंगी और मैं बराबर का चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, मैं उसको कहूंगी ना हो मुझे दिखाओ मैं करके देती हूँ, अनोखी पढ़ाई कर रहे हो, क्या होगा इससे मुझे बताएं। क्या होगा? घर का माहौल खराब होगा। क्या बच्चा मान जाएगा? क्या बच्चा समझ जाएगा? बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। हाउएवर अगर मैं उस वक्त खामोशी से अपना काम करती रहूंगी, आई माइट नॉट पे अटेंशन इमीडिएटली, वाइल मैं खड़ी होके ढूंढना शुरू कर दूं, मैं कोई चीज देखना शुरू कर दूं काम रहते हुए, तो बच्चे को एहसास होगा कि उसने उसने शाउट किया है और वो, तो अगली दफा वो थोड़ा मोहतात हो जाएगा। तो ये तो वही ट्रेन है जो इमीडिएटली अगर मैं उठ के उसके साथ परेशान हो जाऊंगी और परेशान होके उसको रिएक्शन परेशानी का दे दूंगी और मैं उसके साथ मिलकर चीजें भागना दौड़ना शुरू कर दूंगी, तो वो भी री होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर हर दफा वो शोर वोर मचा के और मेरी मेरी जिंदगी अजीरन बना के और वो खुद क्लास ले लेगा। तो आपको ना एक बैलेंस अप्रोच रखनी होती है एक्शन में कि आप इमीडिएट जो टेंट्रम है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आप थोड़ा सा होल्ड ऑन कर जाएं, अभी के लिए रुक जाएं, आप जल्दी ना करें। हाँ, उसके बाद आप एक रिस्पॉन्स दें जिसमें या तो समझाने वाला हो या हल्का फुल्का पनिशमेंट वाला हो या उसकी वार्निंग हो कोई कि तुमने इस तरह किया था तो ये तो बड़ा मसला है। और फिर कॉन्वर्सेशन में आप कॉन्वर्सेशनली जब भी कभी किसी से बात करें या उससे उस टॉपिक पे बात करें तो उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हुए उसी बिहेवियर से उसको थोड़ा सा दूर ले आए, तो चीजें क्या होंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। जब हम बात भी कर रहे होते हैं ना किसी बच्चे से, तो आमतौर पे हम बच्चे को लेबल कर रहे होते हैं, हम बच्चे के एक्शन को लेबल नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं कि तुम इतने बुरे हो, तुम इतना चीखते हो, तुम इतने चीखने वाले हो, तुम इतने गुस्से वाले हो, तुम इतने पागल हो। अब क्या होता है, ये डायरेक्ट एसोसिएशन है उस नेगेटिव बिहेवियर के उस बच्चे के ऊपर। रादर अगर मैं कहूँ कि तुम कैसे बच्चे हो जो इतना गुस्सा करते हो, इतना गुस्सा हम्म। कहाँ से आ जाता है तुम्हारे अंदर, ठीक है, या ये गुस्सा किधर से आया है। यानी कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम को और बच्चे को अलग-अलग रखें ताकि बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में हिप्नोसिस का एक सजेशन ना जाए कि मैं गुस्से वाला हूँ, रादर गुस्सा कोई चीज है जो मुझे नहीं लेनी चाहिए। तो अब ये छोटी छोटी चीजों को जहन में रखते हुए अपने बच्चों का आप बिहेवियर वैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक इफ यू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस देन आई कैन आंसर। तो इस तरह जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ आ जाएगी कि इन सारी चीजों को अप्लाई कैसे करना है। मैम जी उससे पहले तो कमेंट्स में लाइक आई एम नॉट 100% श्योर व्हाट शी इज आस्किंग एग्जैक्टली। उमे उमे ने लिखा है कि कैन वी थॉट through it so quickly with happening of events. I can't understand her question exactly. So if you are still listening to us, maybe you can reword your question. एंड वी थॉट थ्रू इट सो क्विकली, बट अच्छा हाँ, प्रोबेबली वो ये कहना चाह रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। ऐसा ही है, अगर वो इसको क्लियर कर दें तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा। हाँ आप भी रिता अभी जी अपनी अपनी एग्जांपल कोई अपनी उसमें से पूछ लें, अपने एक्सपीरियंस में से कोई बात मैम पूछ लें मैं तो मैं। तो टैंट्रम्स की बात करने लगी थी, लेकिन आपने जो मेरा क्वेश्चन होता है ना वो आप अपने नेक्स्ट पॉइंट में एड्रेस कर देती हैं। सो आई एम लाइक ओके ठीक है, एवरीथिंग इज बीइंग एड्रेस्ड एंड शी हैज सेड इन द नेक्स्ट कमेंट यस। तो आई थिंक जो आपने अज्यूम किया दिस दैट वाज व्हाट शी वाज हाँ, आस्किंग। तो बस ये फायदा होता है ना, हिप्नोटिस्ट को पता लग जाता है कि क्या ज्यूम किया है। बिल्कुल ठीक है, अगले बंदे के कमेंट से पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, चलें। तो बिल्कुल सही मजाक से बात। कह रही थी वो ये कहना चाह रही होगी कि जैसे कुछ हो रहा है, बच्चा कुछ कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या। आपको मैं ये बताऊं कि बच्चा अटेंशन चाह रहा होता है। बच्चे के बिहेवियर की ना 4 वजह हो सकती हैं पॉसिबली। एक, उसको फिजिकली कोई चीज चाहिए, फिजिकली कोई चीज चाहिए उसको, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए,
जो भी है। दूसरी वजह हो सकती है कि फिजियोलॉजिकली वो अपसेट हो, मसलन उसको भूख लगी हुई हो, उसकी नींद ना पूरी हुई हो, उसको कहीं पे पेन हो रहा हो, अंदर से वो अपसेट हो, ठीक है ना, दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि वो अटेंशन लेना चाह रहा हो, और चौथी वजह ये हो सकती है कि वो किसी चीज से एस्केप चाह रहा हो, एस्केप चाह रहा हो। तो चार चीजें ना आप जहन में रख लें। तो एस्केप जाने का मतलब ये है कि अगर इस वक्त बच्चे के ना, लेट सपोज मुझे कभी कभी लगता है पढ़ने का टाइम हो गया, ट्यूशन का टाइम हो गया, किसी ने पढ़ाने आना है, तो बच्चा बिहेवियरल इश्यूज करना शुरू कर देगा पूरे घर में, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मैंने वॉशरूम जाना है। तो ये क्या चीज है स्पेसिफिकली, ट्यूशन से पहले क्यों होता है, ये समझा जा सकता है कि इसका मतलब, या स्कूल जाने से पहले पेट में दर्द हो रहा है, या होमवर्क ज्यादा हो तो तबीयत खराब हो रही, तो ये होता हाँ है। जी। अच्छा, दूसरी चीज अटेंशन तो ऐसी चीज है जो 80% 85% केसेस में बच्चा बाय हुक और बाय क्रुक ही नीड्स योर अटेंशन। आप मेरा एक एक्सपेरिमेंट करें, मैं आपको बताती हूँ, कभी बच्चा आपका बैठा हो जिस भी एज का हो, आप अपने फोन पे ना उसकी प्रेजेंस में कुछ करना शुरू कर दें, अगर वो आपको ना बुलाए और अगर आपको किसी ना किसी बात पे मजबूर ना करे, तो आप बेशक मुझे कमेंट करके भेज दीजिएगा वापस। नहीं नहीं मैम, आई अच्छा, एग्री थोड़ी विद यू है ना, कम्प्लीटली। क्योंकि वो अनकॉन्शियसली आपकी अटेंशन चाह रहा होता है। तो जो भी उम्मे अहमद है, उम्मे उम्मे है, उनका उनको उनको मैं बता रही हूँ कि वो अटेंशन मोस्टली चाह रहा होता है। तीसरा ये हो सकता है कि फिजिकली एजिटेटेड हो, जैसे एडीएचडी बच्चे होते हैं, वो फिजिकली एजिटेटेड होते हैं ना, उनसे बैठा नहीं जा रहा होता, तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। उसमें हो सकता है वो अटेंशन ना चाह रहे हो, लेकिन उनको ये होता है। तो ये जो मैंने पहली चीज बताई थी कि फिजिकली बाद दफा बच्चा किसी चीज को लेने के लिए भी ऐसा कर रहा होता है, उसको कोई चीज चाहिए होती है तो वो आपको तंग करके वो चीज लेना चाह होता है, उसे मीठा चाहिए, वो बाहर गया उसको मिठाई चाहिए, वो बिहेवियर प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये चार कैटेगरीज हो सकती हैं। तो पता लगाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि क्या वजह हो सकती है। आप सिर्फ रिएक्शन दो तीन अपने ना रख लें अपने पास, समझ नहीं भी आए ना कि क्या हो रहा है, तो दो तीन चीजें कर लें। एक तो ये कर लें कि फौरन से रिएक्ट ना करें, जो भी वो कर रहा है उसको इस वक्त के लिए करने दें। अब जैसे देखें ना, एक बच्चा, वो क्लास होनी है उसकी, और वो जैसे ही पढ़ने का टाइम होता है, अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, या मेरी नोटबुक गायब हो गई है, मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ। अब इस वक्त पता है क्या हो सकता है, इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आप उसको कहें अच्छा ठीक है आप क्लास लो, वो रो रहा है, वो कह रहा है मैं क्लास कैसे लूं, मैंने तो होमवर्क नहीं किया, आप उसको कहें कि अभी तो आप क्लास लो, मैं फिर बैठ के आपके साथ होमवर्क कर देती हूँ, कुछ ना हाँ कुछ जी। करके आप उसको क्लास दिलवा दें। और अगर आप उस वक्त शुरू हो जाएंगे ये क्या बदतमीजी है, ये है वो, तो वो ना वो क्लास लेगा ना आपका मकसद पूरा होगा। तो एक चीज पे कंप्रोमाइज आपने करना है, ठीक है। तो आप उसको उस वक्त क्लास लेने दें, उसके बाद आप इस आपके माइंड में होना चाहिए कि अगली क्लास से पहले पहले इसके सारे मसले हल हों, ताकि ये क्लास के टाइम पे अब बैठे तो इसके पास ये चीजें पूरी हों। तो इस तरह से स्लो स्लो अप्रोच जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है, ये चीज है। तो ये मैंने आपसे, सॉरी, मैं ये कह रही थी कि दो तीन चीजें रख लें। एक तो फौरन से रिस्पॉन्ड ना करें, दूसरा ताने वगैरह देना उससे अवॉइड कर लें, मतलब बार बार एक चीज को रिपीट, नेगेटिव चीज को तो बिल्कुल रिपीट करना ही छोड़ दें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा हमारे पास आया, वो स्टैमर करता था, स्टैमरिंग होती है ना, वो जी। मतलब बात करते हुए स्टैमरिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। ये 8-9 साल का बच्चा था, तो उन्होंने कहा कि ये स्टैमर बहुत ज्यादा करता है, इसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका तो सारा मेडिकल चेकअप करवाया, स्टैमरिंग करता है। स्टैमरिंग आमतौर पे ना बच्चे करते हैं एंजाइटी में या टेंशन में, अगर उनकी कोई मेडिकल रीजन नहीं है तो हमने कहा कि क्या करते हो तुम लोग, पेरेंट्स से पूछा, उनके एक्शंस और रिएक्शंस पूछे, तो उन्होंने कहा इसको बार बार कहते हैं स्टैमरिंग नहीं करो, जब कोई बात करने लगते हो कहते हैं सही तरह बोलना, स्टैमर ना कर देना बीच में। अब देखें ये तो अच्छा। खुद स्टैमरिंग को इनहेंस हो रहा है ना। तो हाँ उनको जी। हमने कहा कि आप एक काम करें, आप समझें कि स्टैमरिंग कोई चीज ही नहीं होती, घर में स्टैमरिंग बोलना ही बंद कर दें, स्टैमरिंग का लफ्ज भी बोलना बंद कर दें। आप यकीन करें कि एक हफ्ते के बाद उन्होंने बताया कि स्टैमरिंग कम होगी, क्योंकि आप इतनी एक चीज को अगर बच्चे के सामने नेगेटिव चीज को बार बार प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी एंजाइटी बढ़ेगी। हम्म। तो उसको आप इस तरह की चीज ना कहें। बाकी ये कि देखें वैरायटी होती है प्रॉब्लम्स की, इश्यूज की, उन वैरायटी को वैरायटी के तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है मैम। उन्होंने ये भी लिखा है कि बच्चे भी ऐसी चीजें विद होल्ड करते हैं जैसे एल्डर्स करते हाँ हैं। जी। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि देखिए जब बच्चे को ये पता चलेगा कि उसका जो भी रिएक्शन होगा उसको आपने अच्छा रिस्पॉन्ड ही नहीं करना,
ये आपको पता है, बच्चे जो चोरी कर लेते हैं कहीं पे, या उनसे गलत बात हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वो आपको नहीं बताते क्योंकि आप इतना बुरा रिएक्शन करते हैं उनकी बात के ऊपर। ये जो हम कहते हैं ना, बच्चों को ट्रस्ट दें, बच्चों को ट्रस्ट देना चाहिए ना, कि वो जो बात आप बच्चे देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है ट्रस्ट। अब हिप्नोसिस और एनएलपी, अच्छा, हिप्नोसिस और एनएलपी में आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन से, आपकी बातों से ये बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। मसलन बच्चा मुझे कहता है कि आप बेशक माइक म्यूट कर लें रितम, आप माइक ठीक म्यूट है। कर लें तो देखिए। हाँ, इस तरह हो सकता है कि अगर वो किसी चीज की कंप्लेन फॉर एग्जांपल बार बार करता है कि मुझे ये इशू है या मुझे वो इशू है, तो आप उसकी जो भी कंप्लेन है उसको आप सुन लें, क्योंकि आपकी कॉन्वर्सेशन से अगर ये लगेगा कि आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, वो कह रहा है मैंने होमवर्क कर लिया है, तो आप उसे कहें दिखाओ जरा मैं भी देखूं तुमने किया है या झूठ बोल रहे हो। रादर आप उससे कहें हाँ मुझे अंदाजा है कि तुमने कर लिया है, तुम थोड़ी देर में मुझे दिखा देना। तो इससे क्या फर्क पड़ा, बात तो वही है, सिर्फ आपके कॉन्वर्सेशन का स्टाइल चेंज हो गया, आपके वर्ड्स चेंज हो गए। जैसे कहते हैं ना लैंग्वेज पैटर्न में, ये कहते हैं हमने बच्चे से होमवर्क आया है तो मैं उसको ये कहूंगी कि होमवर्क तुम अभी करोगे या शाम को करोगे। अगर तो वो मुझे दोनों बातों में से सोच के बताएगा, मैं शाम को करूंगा, कि अभी तो वो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे तुमने होमवर्क करना है कि नहीं करना, तो वो क्या कहेगा। और इसी तरह जब आप कोई भी स्टेटमेंट ऐसे बच्चे को देते हैं ना जिसमें उसको पॉइंट आउट करते हैं कि तुम जो हो ना, तुम ये काम करते हो, तो बच्चा हमेशा, मैं भी, बच्चा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, हर कोई अपने आप को डिफेंड करेगा, कहेगा मैं तो ऐसा नहीं करता, कब मैंने ऐसा किया, और आप भी ऐसे ही करती हैं। तो पर्सनल कॉन्वर्सेशन में ना उसको लेके जाएं, कि उसको इस लेवल पे मत लेके जाएं कि आप उसकी जात के ऊपर अटैक करें कि तुम जो हो ना, तुम ऐसे करते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुमने ये किया। आप कहें कि देखो, अपनी अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, आपके देखो ये झूठ बोलना कोई अच्छी चीज नहीं होती, तो तुम देख लो कि ये क्या है। तो अक्सर मेरे मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते होते हैं कि जो आप मैक्सिमम आपकी डांट होती है, बच्चे मुझे, स्टूडेंट्स जो मेरे बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं हंसाते हैं, वो कहते हैं आपकी जो डांट होती है तो आखिरी स्टेटमेंट होती है ये तुम लोगों ने ऐसा किया है ना, अब देखते हैं, अब देखना फिर क्या होता है, तो फिर देख लेना। वो कहते हैं कि आप हमें ही कह रही होती हैं कि तुम ही देख लेना। तो थ्रेट के वे में नहीं कह रही होती मैं, उनको ये कह रही होती हूँ कि देख लेना कि अब क्या होगा, मतलब तुम लोगों ने। तो कहने का मकसद ये है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत इफेक्ट करती है आपके ओवरऑल उस पे ना, जो आप डीलिंग बच्चों के साथ कर रहे हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? Yes, ma'am. There's another comment. I'll just put it up so that आप उसको आंसर कर लें. अच्छा, सिवियर, सना हमाद का क्वेश्चन है. अच्छा, severe tantrums are behavior or related to health? ASD could not tell. Yes, very good question. Yes, they cannot. बट एज अ पेरेंट हमें पता लग जाता है कि ये दोपहर के टाइम आ रहा है टेंट्रम, सुबह के टाइम आ रहा है, किस चीज के रिएक्शन में आ रहा है, किसी खास बंदे की प्रेजेंस में आता है, अपने कमरे में आता है, तो यूजली आप थोड़ा सा क्लोज ऑब्जर्व करें तो आपको पता चल जाएगा एएसडी बच्चे का कि किसी खास स्पेसिफिक चीज से उसको टेंट्रम आ रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये हमें नहीं पता कि फिजिकल है या नहीं। आमतौर पे वो बेसिकली फिजिकल फिजियोलॉजिकल चीजों में से गुजर रहे होते हैं ना, कि टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा होता है, टेक्सचर इफेक्ट कर रहा होता है, क्लोज स्पेसेस उनको इफेक्ट कर रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली टेंट्रम कब कब और किस किस जगह पे आता है। ऑफ कोर्स दे कैन नॉट टेल, बट वी कैन ऑब्जर्व। आप दो चार दफा ऑब्जर्व करें कि खास तौर पे टेंट्रम कोई एक बात पे आता है, कोई चीज पे आता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो किस चीज पे आता है। और एएसडी बच्चों की जो हैंडलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हैंडलिंग है, उनको बिल्कुल डिफरेंटली हमने देखना होता है। जी, क्योंकि उसी कमेंट के बाद ना उनका फॉलो अप है. शी इज टॉकिंग अबाउट हर सन हु इज शोइंग सिवियर tantrums suddenly and he wakes up at night and starts hitting severely. जी, इसमें ना ये साफ पता चलता है, इससे अंदाजा हो रहा है कि बच्चे को ना फिजियोलॉजिकली कोई इशू होगा कि जिसकी वजह से वो करता है। तो देख लें मेडिकली कहीं उसको हेडेक तो नहीं हो रहा होता, या स्टमक में पेन तो नहीं हो रही होती, या कोई बेड बेड की बाद दफा ऐसी शेप होती है मैट्रेस की कि पेन हो सकती है, बॉडी एक्स हो सकते हैं। तो उसको मतलब ये देख लें, जगह चेंज करके देखें उसकी, या डाइट चेंज करके देखें उसकी, कि रात को क्या चीज खाई थी तो आता है ये टेंट्रम आता है। तो ये आप दो तीन चीजें देख लें। लाइट की वजह से भी बाद दफा होता है कि तेज लाइट हो, या दो तीन दफा ज्यादा जलाएं बुझाएं ऑन एंड ऑफ करें तो बच्चों को टेंट्रम आ सकता है। तो उसके लिए ये जो भी जो मदर है इनसे कहें कि ये थोड़ा सा
मैं इनको कहूंगी कि थोड़ा सा ना प्रोफेशनली किसी किसी से डिस्कस कर लें, आपको बहुत अच्छी और हेल्पफुल टिप्स भी मिल जाएंगी। तो बाद दफा मेडिकेशन भी होती है थोड़ी बहुत, जो बहुत सवेयर टेंट्रम्स में बच्चों को हेल्प आउट ईज आउट करती है उनकी स्टेट को डील करने के लिए। ठीक है, जी थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सना। मैम बस वो इनिशियली हमने जो व्हेन यू वर टेलिंग योर पॉइंट सम फैमिली डायनेमिक्स का जो क्वेश्चन था कि अगर हम मदर को समझा भी दें लेकिन जॉइंट फैमिली में बाकी फैमिली मेंबर्स आर नॉट सो कोऑपरेटिव, तो मैं व्हाट आपको इज योर बताऊं, एडवाइस? मेरी एडवाइस है कि उनके साथ भी एनएलपी और हिप्नोसिस यूज करें, फिर उन सारे फैमिली मेंबर्स के साथ यूज करें। आप ऐसा करें कि आप उनको ऐसे लैंग्वेज पैटर्न यूज करें कि जिससे आप उनको रियलाइज करवा सकें कि उनको क्या करना चाहिए। मैं उनको ये कहती होती हूँ कि एक तो बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी क्लोज होनी चाहिए, हो जाए कि वो बाकियों की निस्बत आपकी बात ज्यादा सुने। ये क्या कि उसकी बॉन्डिंग जो है वो कहीं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर तो वही की बात सुनेगा ना। ये नहीं कि अब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्लोज ना हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर एक रिलेशन की अपनी एक जगह होती है। अगर बिल्कुल। बच्चा अपनी प्रॉब्लम आपसे कहने के लिए आया, आपने अटेंड ही नहीं किया, तो फिर तो वो दूसरे के पास ही जाएगा ना। तो पहली डेफिनेटली। चीज तो ये कि अपने बच्चे के साथ इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग कर लें कि बाकी लोगों की निस्बत वो आपकी बात को ज्यादा वेटेज दे। डरे नहीं, ये नहीं कि आप डरा दें कि मेरी बात ना मानी तो मैं ये कर दूंगी। रिलेशनशिप्स भी प्रिजर्व और महफूज रहें आप अपने। एक तो पहली बात है बॉन्डिंग। अच्छा, दूसरी बात ये कि बच्चे का वो वाला बिहेवियर जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, आप समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो गया है, जिद करता है बच्चा या कुछ इस तरह करता है, तो किसी भी मोमेंट पे इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि लगे हाथों किसी और बात के कॉन्टेक्स्ट में आप शो करा सकते हैं पूरे फैमिली मेंबर्स को कि चूंकि हम सारे लैंग्वेज पैटर्न अगेन, कि हम सारे चूंकि जब ये सबके सामने लगा होता है तो हमें बड़ा ख्याल आ जाता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि वो उनको रियलाइजेशन होगी दूसरों को भी ना फैमिली में। और कोई भी ऐसा नेगेटिव बिहेवियर होगा और आप उसे डायरेक्टली घर वालों को कह रहे होंगे कि भाई आप जो हैं आपकी वजह से सारा कुछ होता है, तो फिर आप भूल जाएं कि वो कभी भी जिंदगी में सही होगा। क्योंकि इंसान जो है ना वो थ्रेट, हर चीज को थ्रेट लेता है। मुझे भी आप मेरी प्रेजेंस में कहें, मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, आप कोई भी बात ऐसी करेंगी जो मेरे से रिलेटेड होगी, तो मैं ये समझूंगी आपने मुझे कही है, हालांकि आप मुझे नहीं कह रही। तो ये नेचुरल है। आप क्लोज फैमिली, फिर अच्छा, फिर फैमिली टाइम भी बनाएं आप कोई आपका कोई ऐसा फैमिली टाइम हो, जो मैं अक्सर जब ओवरऑल बात करती हूँ, पिछली दफा भी की थी, तो मैंने कहा था कि बच्चों के साथ एक स्टोरी टाइम या क्लोज इंटरेक्शन टाइम जरूर रख लें। उसके अंदर कॉन्वर्सेशनल उस वे में आप बच्चों को समझा दें कि बेटा दादो हैं या नानो हैं, वो आपसे चूंकि प्यार करती हैं ना, तो आपकी अच्छी बुरी सब चीजें मान जाती हैं। ये एक इंसाइट दे दें उनको, ये उनको हम्म। समझा दें। और अगर दूसरी कोई फैमिली रहती है आपके साथ जो अपने बच्चों की जगह आपके बच्चों को खराब कर रही है, और अगर आपको लगता है और अपने बच्चों को वो नहीं कर रही, तो आप ये इंसाइट दे दें उनको कि देखें, जब फलां के पढ़ने का टाइम था तो उसकी मामा ने कहा पढ़ो तो उसने पढ़ लिया, तो आपकी अब आप मामा जब की है तो आप भी पढ़ लो। तो कंपैरिजंस करके आप एक तरीके से बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा इंसाइट करते जाएं। मसलन अभी देखें ना, होता क्या है कि अगर जॉइंट फैमिली में आप देखें तो बच्चे एक दूसरे की चीजें ले रहे होते हैं, एक दूसरे की डोमेन में घुस रहे होते हैं, एक दूसरे के कमरों में जा रहे होते हैं, चीजें खराब कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे जरा ज्यादा पावरफुल होते हैं वो ये काम करते रहते हैं, जो बेचारे सब में से होते हैं उनका नुकसान होता रहता है। उस सूरत में ये होता है कि जी अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पैदा हो गया। उसमें ना आप बच्चे को थोड़ी सी इंसाइट दे सकते हैं, आप बच्चे को समझा सकते हैं कि आपने अपनी चीजें संभाल के रख लेनी है, या बच्चे को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं कि वो दूसरों से बात कर सके और उसको थोड़ा सा बता सके कि देखो आपने ये चीज मेरी इस तरह से की है ना, तो आप मेरे से अपनी भी चीज शेयर करो। अब वो एक दफा बोलेगा ना तो दूसरा बच्चा समझ जाएगा बात को। तो ये थोड़ी सी फैमिली डायनामिक्स है कि हमने फैमिली को डिस्टर्ब भी नहीं करना, हमने बच्चे का दिमाग भी नहीं खराब करना। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है, बिल्कुल। बच्चों के खिलाफ भड़का देते हैं आप। आपको पता है अपनी फैमिली के, अपने बच्चों को अपनी फैमिली के खिलाफ भड़काने का नुकसान अपने ऊपर एक मुसीबत लादना है। क्यों? वो बच्चा बेशक। बड़ा होगा ना, जब थोड़ा सा भी, वो आप ही के पास आएगा, देखिए अब उन्होंने ये कह दिया, देखिए अब उन्होंने ये कह दिया, क्या करेंगी फिर? खुद ही भड़काया है ना आपने उसको, तो फिर बिल्कुल क्या सही। करेंगी आप? खुद उसको तो कुछ नहीं कह सकती, फैमिली मेंबर को, बच्चे को भी नहीं आप टेम डाउन कर सकती, क्योंकि वो तो नहीं अब इस वक्त सुन रहा। तो हाँ जी। अच्छी और पॉजिटिव चीज से एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लाएं। तो रिदा, डेफिनेटली। एम आई डन नाउ? मैम बस एक लास्ट कमेंट हम ले रहे हैं।
सारे इसी अच्छा उससे लास्ट जो हमारा अभी फैमिली डायनेमिक्स पे चल रहा था पॉइंट से उसी से है कि एक्चुअली उम्मे उम्मे ने कमेंट फर्दर किए कि एक्चुअली समटाइम्स आई फील दैट पेरेंटिंग शुड आल्सो बी टॉट नाउ। 200%, 200%। देखिए मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, मैं अगर इनका एक छोटा सा सेट बना लूं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, और आपसे कहूँ प्रैक्टिस जी करें, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। डेफिनेटली। Parenting should be taught in this technological period of time. I need to learn myself how to communicate with my teenager. I should know. मुझे उस पर ब्लेम नहीं करना। देखें अगर वो मेरा बच्चा फोन के ऊपर बैठा हुआ है और मैं अपने जमाने की बात, लो फोन पे बैठे हुए हैं, तमाशा बनाया हुआ है, ये है वो है, आपको पता है ये बातें बेकार की कचरा बातें रह गई हैं, हालांकि बिल्कुल ठीक है मगर गलत। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं सुननी। आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं सुननी उन्होंने। तो वी शुड लर्न कि जी आप कौन से तरीके यूज करें कि वो एटलीस्ट सुन लें आपकी बात, और कल को आपको ब्लेम ना करें, उनको पता हो कि हमारे पेरेंट्स कंसर्न हैं जिसकी वजह से वो हमें कहते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए ना, वी नीड टू हैव सम पेरेंटिंग कोर्सेज उनके लिए, और इंशाल्लाह देखें किसी वक्त होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह। मैम जो मैंने आपकी सारी बातों से एक जो मेन टेक अवे लिया है ना वो यही है कि आई थिंक जो मेन चीज ये है कि वी नीड टू स्टार्ट हाँ ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज यू नो पीपल विद इन सिंपल टर्म्स एज अ ब्रेन एज वेल, कि उनकी भी एक हाँ ऑटोनॉमी है, वो भी समझ रहे हैं। तो इफ वी लाइक ट्रीट देम एज दैट वे तो इट्स entirely possible कि they at least listen to us। हाँ, और वही कि माइंड टेक्निक्स यूज करें, अपनी कॉन्वर्सेशन को चेंज करें, अपने नॉन वर्बल बिहेवियर को बेहतर और मॉडिफाई करें, और अपने एक्शंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। ये 3 चीजें करें। और अगर कुछ समझ ना आए तो अपने बच्चे की जगह पे अपने आप को रख के एक दफा सोच लेंगे तो सारी चीजें लाइन में समझ आ जाएंगी। Definitely, definitely. Okay, ma'am. Thank you so much for joining us today. थैंक यू। और आपने इतना ज्यादा टाइम हमें दिया, we are very like honored. So, and this थैंक has यू। been really enjoyable. Thank you. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Thank you. Allah Hafiz, ma'am.